Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Study with SZ. So I am back with another informative video on the topic of relaxation, which is basically an important topic. So let's start. What is relaxation? Relaxation सबसे पहले हम इसकी देखते हैं definition. Muscles which are relatively free from tension and at rest are said to be relaxed. Muscles जो कि relatively free है tension से और rest position में, उनको हम relax कहेंगे. Relatively यहाँ पर यूज़ किया गया है, ना ही तो यहाँ पर कंप्लीट रिलैक्सेशन शो किया गया है और ना ही कंप्लीट टेंशन शो किया है. मतलब मसल्स जो है वो ना ही तो कम्प्लीटली फ्री होंगे टेंशन से और ना ही उनके अंदर टेंशन कम्प्लीटली होगी. रिलेटिवली जो यूज़ किया गया है ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि मसल्स कभी भी कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो नहीं सकते. मतलब फ्री फ्रॉम टेंशन मसल्स हमारे पास कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन मसल्स अवेलेबल नहीं है. तो हमारे पास मसल्स में हमेशा टेंशन मौजूद रहेगी. सो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब ये है कि हमारे पास मसल्स में से कंप्लीट टेंशन रिलीज नहीं हुई है. आगे चलते हैं. एक अदर डेफिनेशन है हमारे पास. रिलैक्सेशन इज अ स्टेट इन विच टेंशन एंड द मेंटल स्ट्रेस आर रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल थ्रू द कॉन्शियस एफर्ट्स और अ प्रोसेस दैट डिक्रीज द वियर एंड अ टीयर ऑफ अ लाइफ चैलेंजेस ऑन योर माइंड एंड द बॉडी. इसमें भी यही लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन क्या है. एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे पास टेंशन और मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है जितना पॉसिबल है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिलैक्सेशन पर आते हैं तो रिलैक्सेशन के हमारे पास बेसिकली टू क्लासिफिकेशंस है मोस्टली. मेंटल रिलैक्सेशन एंड फिजिकल रिलैक्सेशन को कहते हैं. मेंटल से वर्ड से शो हो रहा है कि रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस. मेंटल रिलैक्सेशन वो है जहाँ पर हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस किया जाता है. एंड फिजिकल रिलैक्सेशन इज अ रिलैक्सेशन इन विच फिजिकल स्ट्रेस इज रिड्यूस. ऑल्सो हमारे पास टू और क्लासिफिकेशन है जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन काइनेजोलॉजिक टर्म जो मोस्टली यूज़ होती हैं. जनरल रिलैक्सेशन और लोकल रिलैक्सेशन. जनरल रेफर्स टू द होल बॉडी relaxation of the whole body and the local relaxation of the particular muscle group. local relaxation में हमारे पास कोई एक मसल ग्रुप आ जाएगा, कोई एक या एक से ज़्यादा रीजन आ जाएगा जिसमें हमने रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है. और जनरल जो है वो रेफर्स कर रहे हैं होल बॉडी का. मतलब जब जनरल रिलैक्सेशन की बात होगी तो हमने होल बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी होगी. नाउ देयर इज अ फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिलैक्सेशन. मीन्स के जो फैक्टर्स जिसकी वजह से रिलैक्सेशन पर इफेक्ट हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं. और दूसरा इनको अलग से डेफिनेशन भी सपोज कर सकते हैं. मसल टून. मसल टून क्या है असल में. इट इज़ डिफाइंड एज द कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेट ऑफ द मसल एट रेस्ट. मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल हमारा मसल रेस्ट पर है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेट पर है, इसको हम मसल टून कहते हैं. मसल्स विच आर लिविंग इज नॉट एवर फ्री फ्रॉम द टेंशन बिकॉज दीज मसल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ फर्मनेस कॉल्ड एज मसल टून इवन व्हेन दे आर इन अ रिलैक्स स्टेज. वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मसल्स जो कि लिविंग है वो कभी भी टेंशन से फुली फ्री नहीं हो सकता. उनके पास फर्मनेस की टेंडेंसी होती है, इसीलिए उनको जिसको मसल टून कहते हैं. इवन कि वो रिलैक्स स्टेट पे भी हैं तो उनके अंदर ये हमारे पास टेंडेंसी जो है फर्मनेस की मौजूद होती है. मतलब टेंशन जो है स्मॉल टेंशन मौजूद रहती है. इधर मैंने कुछ लिखा हुआ है CNS स्मॉल इंफ्राफ्यूजल फाइबर्स लार्ज इंफ्राफ्यूजल फाइबर्स. मींस कि हमारे पास जो मसल्स के अंदर मैंने बोला कि टेंडेंसी ऑफ फर्मनेस जो है वो रहती ही है. वो क्यों है, मतलब जो टेंशन है वो फ्री के लिए हो जाती है कंप्लीट, और रिलेटिव टेंशन क्यों रहती है तो उसके लिए ये है. हमारे मसल्स में दो फाइबर्स होते हैं, स्मॉल इंफ्राफ्यूजल फाइबर्स एंड एंड द लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. ये दो फाइबर्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपने ये देख लें. स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. हमारे पास ये दोनों एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स मौजूद होते हैं हमारे मसल्स के अंदर. तो बेसिकली जो हमारा CNS सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है तो वो पहले हमारे स्मॉल इंफ्राफ्यूजल फाइबर्स को देता है और उसके बाद लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स में जाती है. लेकिन जो हमारा CNS है वो कंटिन्यूसली सिग्नल्स भेज रहा होता है किसके पास, स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास. तो दैट्स वाई कि स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर जो है वो कभी भी मतलब बंद नहीं होते, अपनी वर्किंग रखते ही हैं. और स्मॉल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास जाने के बाद और अगर हमने कोई वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है देन हमारे सिग्नल्स जो है वो लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास आते हैं और हम एक्टिविटी वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं. और ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है एक सर्किट की वजह से जिसको हम कहते हैं मसल स्पिंडल सर्किट, जो कि एक मोटर न्यूरॉन्स का सर्किट है जिसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए इतना काफ़ी है कि मसल स्पिंडल सर्किट से मसल टून को जो है वो मेंटेन किया जाता है. दैट्स इनफ. सो द सेकंड फैक्टर इज़ द पोस्चरल टून. पोस्चरल टून क्या होती है. पोस्चरल टून उन मसल्स के होती है बेसिकली जो हमारे पोस्चरल मसल्स होते हैं जो अगेंस्ट एंटी ग्रेविटी मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी
ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, हमारे जो ग्रेविटी इफेक्ट है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इन मसल्स के में कॉन्ट्रैक्शन होती है, इन मसल्स को कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन दैट परसिस्ट एट द मसल्स दैट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंटी ग्रेविटी मसल्स इज नोन एज द पोस्चरल टोन। यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चरल टोन इज डन विद द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कॉल्ड द मायोटैटिक और द रिफ्लेक्स। ये मेंटेनेंस जो पोस्चरल टोन की मेंटेनेंस है वो किस मैकेनिज्म की वजह से हो रही है ये भी लिख दिया है, और उसको क्या कहते हैं ये डेफिनेशन में पेंसिल से रिटन हुआ है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पर जो ऊपर है, ड्यूरिंग अपराइट और रिकमेंड। पोस्चरल टून के मसल मतलब पोस्चरल टून जो हाईएस्ट पे जाएगी, अप होगी, वो कब होगी? ड्यूरिंग अपराइट। जब भी हम कोई अपराइट पोजीशन परफॉर्म कर रहे होंगे, मींस एंटी ग्रेविटी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या स्टैंडिंग में है, कुछ भी है इस तरह का, अपराइट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ हम, तो हमारे पास पोस्चरल टून जो है वो अप होगा, मतलब पोस्चरल टून हाई होगा। और जब हम रिकमेंड पोजीशन में होंगे, मींस कि हम लाइन पोजीशन में होंगे, हमें मूवमेंट परफॉर्म नहीं करनी ज़्यादा और हम एंटी ग्रेविटी इतना नहीं जा रहे, तो हमारे पोस्चरल टून जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट पे। Voluntary movement after any muscle contraction and the completion of a movement, the rest and the relaxes activity of the living cell is followed by the inhibition of the activity। ये सारा आप यहाँ से खुद पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होती है। वॉलेंट्री मूवमेंट में हम बेसिकली यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम रिलैक्सेशन से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे इसका क्या ताल्लुक है उसको देखते हैं हम। कि इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है जो हम सबको पता है कि जब भी हमारा कोई एक मसल वर्क कर रहा होता है, जैसे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में सबको पता है, जब एगोनिस्ट वर्क कर रहा होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो हमारा एंटागोनिस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एंटागोनिस्ट मसल जो है हमारा वो रिलैक्स्ड होगा तो हमारा एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वही सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक्टिविटी ऑफ द लिविंग सेल्स इज फॉलोड बाय द इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू रिलैक्सेशन एज पर द रिकॉग्नाइज्ड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जो भी लिविंग सेल की एक्टिविटी है वो किससे फॉलो होती है? इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी, मतलब उसके एंटागोनिस्टिक मसल्स के इनहिबिट हो रही होती है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन एट वन मसल ग्रुप इट इज अकम्पेनिड विद अ रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन इन द एंटागोनिस्टिक ग्रुप सो दैट द रिलैक्सेशन so that the movement occurs smoothly. These facts are of importance during the consideration of the methods। अच्छा जी, तो वही बात लिखी हुई है, जब भी एक मसल ग्रुप के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके रेसिप्रोकल हमारे पास जो भी उसका अपोजिट मसल है, एंटागोनिस्टिक मसल, वहाँ पर वो मूवमेंट वो रिलैक्स्ड हो रहा है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो एंटागोनिस्टिक मसल ग्रुप है वो हो रहा है रिलैक्स्ड। दैट्स वाई हमारे पास जो भी मूवमेंट है वो स्मूथली अकर हो रही है। सिंपल, इतना कोई डरा देने वाला टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी। आपने यही बात याद रखनी है जो हम सबको याद ही है मोस्टली, कि जब भी कोई एक मसल ग्रुप रिलैक्स्ड होता है तो उसका एंटागोनिस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल। सो द नेक्स्ट एंड नंबर 4 इज़ द मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, तो ये हमारी रिलैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। Mental attitudes like the anger, fear, and the excitement increase the tension in the muscles and prepares the muscle for the fast or the powerful action। Mental attitudes जैसे कि हमारे पास एंगर है, फियर है, एक्साइटमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं मसल्स के अंदर टेंशन को इंक्रीज करती हैं और मसल्स को प्रिपेयर करती हैं बाकी फर्दर एक्शन के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये एक टेंशन जो होती है मसल्स की, जो भी मेंटल एटीट्यूड की वजह से डेवलप हुई है, ये रिलैक्स भी हो जाती है, मतलब रिलीज हो जाती है और मसल रिलैक्स हो जाता है। बट समटाइम्स ये जो है आपके मसल्स के अंदर परसिस्ट कर जाती है और आपकी आदत बन जाती है, हैबिचुअल बन जाती है, एंड और आपके पोस्चर में बहुत से चेंजेस डेवलप कर देती है, जो कि आपको बाद में जाके बहुत हार्मफुल लगते हैं, मतलब बहुत नुकसान देते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई लेक्चर चल रहा है और काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो गया है, तो हम जो है थोड़ा सा डाउन होकर बैठ जाते हैं, हम अपने हेड को फ्लेक्स कर लेते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं, और जो है हम थोड़ा सा क्राउच पोजीशन में चले जाते हैं। तो अगर वो लेक्चर इसी तरह हम लेते रहते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारा पोस्चर भी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बैड पोस्चर की तरफ हम चले जाते हैं। द नेक्स्ट इज द पैथोलॉजिकल टेंशन इन द मसल। The tension of the higher motor centers, upper motor neuron lesions, let's increase the tension of the relaxed muscles। मतलब अगर हमारे मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो रहे हैं या हमारे मोटर न्यूरॉन्स के अंदर भी कोई इशू आ रहा है,
तो हमारे मसल्स के अंदर टेंशन इंक्रीज हो सकती है। तो उसको हमें रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करने से पहले हमें उसका कॉज भी देखना पड़ेगा। अगर तो उसके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो पहले उसको ठीक ट्रीट करना पड़ेगा, देन ही उसकी जो है मसल जो है वो रिलैक्स हो सकते हैं, वरना उसके मसल टेंस ही रहेंगे, टेंशन में ही रहेंगे, और उसको रिलैक्सेशन का कोई मतलब एज अ बेनिफिट बहुत नहीं होगा। तो इसीलिए चाहिए कि पहले अगर उसका कोई इस तरह अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कोई ऐसे इशू हैं तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। So if you found my video helpful, so please don't forget to like, subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.